नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर पक्ष विपक्ष में बनी सहमति। स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की बैठक में हुआ फैसला। दोनों सदनों में संविधान के मुद्दे पर होगी विशेष चर्चा। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगी भाजपा विधायकों की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में होगा विधायक दल के नेता का चुनाव। दिल्ली एनसीआर में जारी ग्रैप 4 की पाबंदियों पर 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट लेगा फैसला। AQI लेवल पर भी देखेगी अदालत। और फेंजल चक्रवात के कारण पुडुचेरी और बिल्लुपुरम में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के बेंगलुरु, कोलार, चिकबल्लापुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। तो सबसे पहले संसद की कार्रवाई की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई है। इसके बाद कल से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विपक्ष से आग्रह किया गया है कि वो सदन चलाने में सहयोग करें। हम सब मिलकर के पार्लियामेंट को अच्छा से चलाएं। देश सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि हमारा सांसद कैसे काम करते हैं। इसलिए कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा, ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है, हम अच्छी तरह से उपयोग करें। कांग्रेस पार्टी, TMC सब मुद्दे रखने चाहते हैं, वो अपना जो नोटिस देंगे और स्पीकर साहब उसमें विचार करेंगे या चेयरमैन राज्यसभा में विचार करेंगे। कल से चर्चा शुरू होगी, ये अच्छी बात है। 13 और 14 दिसंबर को संविधान के मुद्दे पर विशेष चर्चा होगी। 16-17 को राज्यसभा में इस पर विशेष चर्चा होगी। सभी दलों ने सदन की कार्यवाही चलाने को लेकर सहमति बनी है। पहले दिन से हम कह रहे हैं, जो आज भी हमने कहा, विपक्ष चाहता है कि संविधान के 75वीं जयंती पर 2 दिन की चर्चा लोकसभा में भी हो, राज्यसभा में भी हो। हम सरकार के औपचारिक बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमें अनौपचारिक रूप से आज बताया कि जल्द ही ये घोषित होगा, तारीख घोषित होगा, और जैसे ही तारीख घोषित होता है हम आगे बढ़ सकते हैं। Decided to run the house from tomorrow properly, and then the discussion on the Constitution of India will be held on 13th and 14th, maybe 14th or 13th and 16th. In Lok Sabha only. In Lok Sabha, they are going to hold a meeting in there also. Rajya Sabha also they are going to conduct. Both were agree for the run the. On this, yeah, everybody agreed to that. But so many issues you opposition. The issues will be allowed to discuss. आज का मीटिंग में कल से हाउस शुरू होगा। होपफुली हाउस विल बिगिन टुमारो, ऑल वी हैव एग्रीड, एंड 13th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन होगा। 13th इज फ्राइडे, 14th इज सैटरडे। और विपक्षी दलों ने संसद के सुचारू रूप से चलने पर सहमति जताई है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबर हम आपको बताएं। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर है। राज्य में 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बीजेपी के नेता चुने जाने के बाद महायुति की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का नेता चुना जाएगा और फिर वही महाराष्ट्र की सत्ता संभालेगा। दिलचस्प बात यह है कि महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, समय और जगह सब कुछ तय हो चुके हैं, लेकिन बस मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगनी बाकी है। नतीजे आए हुए करीब 10 दिन हो गए हैं। विशाल जीत के बाद बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने
अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है और न ही नए मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा की गई है। तो ऐसे में शिंदे की शिवसेना की ओर से, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी की ओर से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा इसकी घोषणा नहीं की गई है, बल्कि फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ा गया है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी। संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें सबका मत जानने की कोशिश करते हैं। जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में सर्वानुमते बताएंगे, तो उसको ही हम नेता की तौर पर डिक्लेयर करते हैं। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के नोएडा में स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर विभिन्न किसान संगठन इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलने के कारण किसान नोएडा में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दलित प्रेरणा स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भारत सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की उत्पादकता पर रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में सबसे वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही को बढ़ावा दिया गया है। इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों में सहयोग को बढ़ावा मिला है, जिससे देश भर में 205 अरब डॉलर की 340 परियोजनाओं में तेजी आई है और दशकों से लटके हुए विकास कार्यों में तेजी से काम किया गया है। आपको बता दें कि प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म को 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य शिकायत निवारण में सुधार, कार्यक्रमों को लागू करना और परियोजनाओं की निगरानी करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म ने प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ध्यान में रखने, निर्णय लेने और अफसरशाही को खत्म करने में सक्षम बनाया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पहल का श्रेय देते हुए कहा गया कि प्रगति आज जो कुछ भी है वह विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक और सक्रिय नेतृत्व के कारण है। इस प्लेटफॉर्म द्वारा जहां एक तरफ समाधानों को गति मिली, तो वहीं दूसरी तरफ टीम वर्क की सामूहिक भावना को भी प्रेरित किया गया। और दिल्ली में 29वें CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की। विदेश मंत्री ने कार्यक्रम में भारत की व्यापार में भूमिका और वैश्विक भागीदारी जैसे मुद्दों को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करके इस प्रक्रिया को काफी सुविधाजनक बनाया है। The crucial challenge today is to build our manufacturing to a scale and efficiency that makes us a credible partner abroad. On its part, the government has facilitated that process enormously by addressing long-standing challenges in respect of infrastructure and logistics. Today, the pace at which rail and road or ports and airports are being built is appreciated even beyond our borders. Indeed, the combination of Gati Shakti, making it easier to do business, and enhancing the ease of living have had a synergetic impact on our business climate. और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में दिल्ली की जनता से सुझाव लेने के लिए वीडियो वैन निकालने की तैयारी प्रदेश बीजेपी कर रही है। 7 दिसंबर से जन सुझाव वीडियो वैन निकाली जाएगी, जो जिले से लेकर बूथ स्तर तक जाएगी। ये वीडियो वैन पूरी दिल्ली में घूम घूम कर आम जनता से सुझाव लेगी। जनता से मिले सुझाव को बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी से बातचीत की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने।
बीजेपी के नेता रामवीर सिंह बिधोरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज संकल्प पत्र समिति की मीटिंग हुई है, क्या फैसले लिए गए? 5 तारीख को कमेटी के लोग अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, उनके सुझाव लेंगे। 7 तारीख से हर जिले में एक मैनिफेस्टो वैन भेजी जा रही है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया जाएगा। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो अपने मोर्चे और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ कोऑर्डिनेट करके विधानसभा स्तर पर भी अलग अलग वर्गों के साथ बैठक रखेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रदेश स्तर पर भी बैठकें करके अलग अलग वर्गों के साथ उनके सुझाव मांगे जाएंगे। उन सुझावों को हम अपने संकल्प पत्र में लोगों की राय जानकर उनको सम्मिलित करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर उसकी सरकार नहीं बनती है तो पानी जो मुफ्त दिया जा रहा है, बिजली, वो सारी सुविधाएं बंद हो जाए। हम बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट जो मुफ्त दिया जा रहा है उस योजना को आगे भी जारी रखने वाले हैं, लेकिन बेहतर तरीके से। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के 40% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं करा पा रही है। हम पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे और 20,000 लीटर पानी लोगों को मुफ्त देंगे। दिल्ली में बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। आज दिल्ली में बिजली सबसे महंगी है, 9 रुपये पर यूनिट। जिनके पास घरेलू मीटर है उनको बिजली पड़ रही है, जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 17 रुपये से लेकर 18 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। और बिजली के अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। साल में 3-3 बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। इसी तरह से पीने का पानी मिल नहीं रहा है। जिनके पास 200 गज या उससे बड़ा कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, तो उनसे 4-4 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है। और यदि कमर्शियल प्लॉट है तो 6-6 लाख रुपया उनसे डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है। तो इस व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी ओर से अनेकों बार ये बात भी कही गई है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है। जैसे ही भाजपा सत्ता में आएगी, पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। कल आम आदमी पार्टी ने घोषणा की अकेले चुनाव लड़ने का। मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे मैं आपसे मिलूंगा। 50 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है। कैमरामैन विमलेश कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित पेट्रोपोल में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में 2 इस्कॉन संतों की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला। शुवेंदु अधिकारी समेत बीजेपी विधायकों ने वहां हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत बांग्लादेश सीमा पर विरोध प्रदर्शन किया। और भाजपा नेता जयंत रॉय ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत जो PMJAY जो योजना था, इसके मुताबिक जो BPL फैमिली का है वो एलिजिबल था टू गेट
to get financial help. Ayushman Bhai Bandhana card approved by the cabinet on 11 September 2024 and officially launched on 29th of October 2024 by our Honorable Prime Minister. इसका अंतर्भुक्त वो जो 70 years तक, whether he may be from any income group, तो all are eligible for getting this facility. आयुष्मान भारत का जो फैसिलिटी है वो मिलेगा उनको. जयंत रॉय ने कहा कि इविन पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण को सुविधाजनक बनाया गया है. अपनी प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से इन योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने की अपील की है. ई-विन पोर्टल ये फॉर वैक्सीनेशन कैसा हुआ, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड क्या है, इसके लिए और वैक्सीनेशन इजी एक्सेस मींस एनी टाइम एनीवेयर, ये जो वैक्सीन रिकॉर्ड ये अवेलेबल करने के लिए सुविधा दिया जाएगा ई-विन पोर्टल के थ्रू से. सेंट्रल गवर्नमेंट इज अर्जिंग स्टेट गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन दैट यू प्लीज ensure that this scheme is implemented in West Bengal. But however, West Bengal government is not listening to us. और दिल्ली एनसीआर में जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के एक रार सा मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की है. क्या कुछ कहा है इसको बताएंगे ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे. MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का. MDH की देगी मिर्च. मेरी पसंद हमारी पसंद, हम सबकी पसंद. मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदियां अभी जारी रहेंगी. वहीं ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदियों में छूट दी जाए या नहीं, इस पर कोर्ट गुरुवार को फैसला लेगा. कोर्ट ने कहा कि गुरुवार के दिन AQI लेवल को देखने के बाद ग्रैप 4 में छूट देने के लिए कमीशन की ओर से दिए गए सुझाव पर सभी पक्षकारों की राय जानने के बाद कोर्ट उसी दिन आदेश पारित करेगा. वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण गतिविधियों पर रोक के चलते कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आर्थिक मदद जारी करने में हो रही दिक्कतों की शिकायत पर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरीज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया. इससे पहले 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ग्रैप के प्रतिबंधों के चलते जब तक निर्माण कार्य पर रोक है, एनसीआर के सभी राज्य लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें. सभी एनसीआर राज्य इसका अनुपालन करें. और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. यूपी सरकार भव्य और दिव्य महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई है. पीएम नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को देखने के साथ ही संगम पर विधि विधान से पूजा और गंगा आरती करेंगे. इस दौरान वे संगम नगरी में कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. पीएम महाकुंभ की भव्यता को बढ़ाने वाली निषाद राज क्रूज की सवारी भी करेंगे. और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जैसा कि बताया आपको. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदियां अभी जारी रहेंगी. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया.
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इसरो के अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष संबंधित स्टार्टअप पर बात करते हुए कहा कि जितना जरूरी मंगल और बुध जैसे ग्रहों पर जाकर एक्सप्लोरेशन करना है, उतना ही जरूरी अंतरिक्ष गतिविधियों पर काम करना है, ताकि हम अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों के जरिए आर्थिक लाभ भी कमा सकें। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष संबंधित आने वाली नई तकनीकों से जुड़े स्टार्टअप्स की शुरुआत करने में हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है, जिससे देश में बड़ी अंतरिक्ष कंपनियां बन सकें। Exploration is very exciting for everyone. Right. Going to moon, Mars, Venus, Sun, etc. is exciting. But equally important, we know that it is to do scaling up the space activity. Right. We are focused on that part today. Right. So really increase the public-private partnership, scale up the economic development of the space activity into wealth generation. Right. This is one goal of it. Second goal is to create big space companies in India. This is the second goal we have. Third is whatever we have done till now in space has to be commercialized. Right. The technologies, capabilities into the new space actors who are coming. Right. For example, startups. We have 250 odd startups. Right. We want to ensure that many of them succeed in their attempt, like building rockets, satellites, applications, etc. Right. So how to enable that their success stories, how we become part of their success story. Equally important is do some front-end work in space, like the building space stations, do microgravity research, help the new research activity in space, going man to moon and other planets, contribute to the global science knowledge in space. All these are also another set of key priorities. और आगामी 4 दिसंबर को ओडिशा के पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर भारतीय नौसेना दिवस आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ऑपरेशनल डेमो के जरिए नौसेना अपने नौसैनिक बेड़े की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने इस मौके पर पहले नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के विजन 2047 का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय नौसेना स्वदेशी हथियारों, तकनीकों और युद्धपोतों के निर्माण पर बल दे रही है। We are talking of 96 ships and submarines which are likely to be inducted in the next 10 years. As far as the nuclear submarines are concerned, of the SSBNs, the first one has had a number of deterrence patrols. Second one is just got commissioned. It is carrying out trials, which included this missile firing. और बात जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2025 की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले साल 18 मई को आयोजित होने वाली जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2 शिफ्ट्स में होगी। प्रत्येक शिफ्ट की अवधि 3 घंटे की होगी। जेईई एडवांस परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाती है। एक उम्मीदवार लगातार 2 वर्षों में अधिकतम 2 बार ही ये परीक्षा दे सकता है। और दिव्यांगजनों की अदम्य साहस और असीम प्रतिभा को केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनकी उल्लेखनीय योगदान और उपलब्धियों के लिए 33 उत्कृष्ट व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर टिंकेश ने बताया कि वो अपनी फाउंडेशन के जरिए दिव्यांगजनों को फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। In 2018, I became the Asian first triple empty to do bungee jump from the height of 160 meters in Nepal. And recently, May 24, I became the world first triple empty to trek to Mount Everest base camp. I have my foundation called Tinkesh Ability Foundation, where we have main 3 objectives to provide advanced mobility aids to PWDs, to help PWDs to get mental health counseling, as well as their caregivers and caretakers. We are also working on accessibility, and our 4th objective is to provide outdoor inclusion for people with disabilities.
वहीं खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली छोंजिन अंगमो ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला है। I feel so happy to receive this national award and I dedicate this award to my parents, teachers, friends, organization, institute and those who have to achieve my goals. Thank you. वहीं एडवोकेट अमर जैन ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बताया कि वो अपने प्रयासों के माध्यम से दिव्यांगजनों की जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं। My interventions led to making policies on housing loan, opening of demat and trading account, accessible telecom bills, accessible payment systems, to name a few. I also worked with judiciary, including Delhi High Court, through its accessibility committee as member and Supreme Court of India by contributing to its accessibility committee to make judicial system more accessible to persons with disabilities. तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।